हेलो एवरीवन, आज की पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो रोज की तरह आज भी हम पॉलिटी क्लास एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो आज हम इसके बारे में सब चीज़ जानेंगे अच्छे से। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और परीक्षाओं में प्रश्न तो यहाँ से आते ही रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस क्वेश्चन को अपने लिए तैयार रखें ताकि परीक्षा में क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से उसको सॉल्व कर लें। तो जो हमारे ये है आयोग है, राष्ट्रीय आयोग शेड्यूल कास्ट के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यह एक संवैधानिक आयोग है। दरअसल हमारे पास जो मुख्य आयोग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक होता है और एक सांविधिक होता है। तो सबसे पहले हम इनका फर्क समझते हैं, वास्तव में फर्क क्या है। जैसे कि हमारा यह अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, तो इस आयोग का जो वर्णन है वह संविधान के अंदर किया गया है, यानी कि इस आयोग का वर्णन संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। तो जब यह पता लग जाता है कि भाग 16 के 338 में है, तो उसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं इसका संविधान में जगह दी हुई है इसको। तो संविधान में जगह मिलने की वजह से ही यह जो आयोग है यह एक संवैधानिक आयोग हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सांविधिक आयोग, अगर मान लीजिए यह आयोग संविधान में वर्णित नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद संविधान के हमारे देश की संसद के द्वारा कोई विधान पास किया जाता और विधान पास करने के बाद इस आयोग का गठन किया जाता, तो ऐसी स्थिति में यह आयोग सांविधिक आयोग कहलाता। तो अगर किसी भी आयोग का गठन संसद के सदन के अंदर कोई प्रस्ताव पास होने के बाद बनता है तो ऐसी स्थिति में वह सांविधिक आयोग कहलाता है। लेकिन अगर किसी आयोग का वर्णन संविधान के अंदर किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह एक संवैधानिक आयोग होता है। तो जैसे कि हमारा यह अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो अब शुरू कर लेते हैं इस टॉपिक को और इस टॉपिक को जानना शुरू करते हैं। तो दरअसल जैसा कि हमारा ये टॉपिक है, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे यह जरूरी हो जाता है कि हम इसकी हिस्ट्री अच्छे से समझें। तो वैसे तो देखो, मूल रूप से ये जो संविधान है, ये जो आयोग है, इसका संविधान में वर्णन किया हुआ था। लेकिन आज जिस स्थिति में हम इसको देखते हैं ना, ऐसा ये नहीं हुआ करता था। इसकी पहले की प्रकृति अलग थी, लेकिन आज इसकी प्रकृति अलग है। तो मूल रूप से जब यह आयोग बनाया गया था तो उस समय यह एक आयोग नहीं था। दरअसल सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था। कोई एक व्यक्ति बनाया गया था, यानी कि एक व्यक्ति होगा और उस व्यक्ति, वो उसी व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी थी कि वो एससी और एसटी से जुड़े हुए मामलों की देखरेख करे तथा सिफारिश करे। तो जो मूल रूप से जब इस पद का गठन किया गया तो उस समय इसको बोला जाता था अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयुक्त। सबसे पहले का क्रम यहाँ से शुरू होता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसको आयुक्त कहा जाता था। अब सारी की सारी जिम्मेदारियां इसी व्यक्ति के ऊपर आ गई हैं कि जो भी मामले होंगे एससी एसटी से जुड़े हुए, यानी कि उनके विकास के लिए सिफारिशें करना, उनके लिए निर्णय लेना, सरकार को प्रतिवेदन वगैरह देना, सारी जिम्मेदारी इसी पे आ गई है। तो अकेला है लेकिन आयुक्त का पद कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले काम यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी। तो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले केवल एक ही व्यक्ति हुआ करता है जिसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आयुक्त कहा जाता था। अब सरकार को क्या हुआ, सरकार को कुछ समय के बाद आभास हुआ कि जी सारे काम यह नहीं संभाल पाता, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो रही हैं, और जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पा रहा। सरकार के सामने बड़ी समस्या आ गई। अब इस समस्या सुलझने के लिए सरकार ने 1978 में एक नया फैसला लिया और 1978 में सरकार ने एक बहुसदस्यीय एक आयोग का गठन कर दिया। गैर संवैधानिक आयोग था ये एक। गैर सांविधिक आयोग का मतलब क्या है कि इसको सरकार के द्वारा बनाया गया था इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो काम यह आयुक्त नहीं कर पा रहा था। तो गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग अब बना दिया गया। यानी कि एक तो आयुक्त है, यह तो बना हुआ है अभी भी अपने कामों के लिए, लेकिन जो चीजें यह नहीं कर पा रहा, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो इसकी ही सहायता के लिए एक बहुसदस्यीय गैर सांविधिक आयोग बना दिया गया सरकार के द्वारा। तो यानी कि अब एससी और एसटी से जुड़े हुए मामले कौन देख रहा है? यह दोनों ही संस्थाएं देख रही हैं। यानी कि एक तरफ यह आयुक्त है, वही दूसरी तरफ ये आयोग है। तो ये दोनों मिलकर के ही अब इनके विकास के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, अभी भी लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, परेशानी आ रही है, चीजें ठीक नहीं चल रही है। तो इसको सुधारने के लिए फिर संशोधन हुआ। सन 1987 के अंदर अगली बात हुई। तो सन 1987 के अंदर सरकार ने क्या करा, आयुक्त के कार्यों को परिवर्तित कर दिया। यानी कि आयुक्त को जो पहले काम दिए हुए थे उनके अंदर संशोधन किया और कार्यों को परिवर्तित करते गए भी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कुछ नई जिम्मेदारियां जो थी वो आयुक्त को दे दी गई। केवल इतना ही नहीं, आयुक्त को नई जिम्मेदारी तो मिली, पद आयुक्त का बनाया हुआ है, साथ ही साथ एक दूसरा काम और हुआ। यह जो बहुसदस्यीय आयोग बनाई गई थी ना, इस बहुसदस्यीय आयोग का नाम बदल दिया। अब इस बहुसदस्यीय आयोग को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का नाम इस बहुसदस्यीय आयोग को दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या स्थिति हो गई है, 1987 में दो काम हुए, एक आयुक्त के कार्यों को बदल दिया,
वहीं जो आयोग बनाया था 78 में, उस 78 में वाले आयोग का अब नाम ही बदल दिया, और नाम क्या दे दिया उसको, वास्तव में वो नाम दे दिया जो नाम उसका होना चाहिए, यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग उसको नाम दे दिया गया। केवल इतना ही नहीं, सरकार अब यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं है, सरकार ने इतना काम तो कर लिया, अब यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं, अब आगे जाकर फिर एक नया काम होगा। और नया काम कब होगा? बिल्कुल 3 साल के बाद अब एक नया काम देखने में आएगा। नया काम देखने में यह आएगा कि उस समय सन 1990 में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया। जाहिर सी बात है, संशोधन कब करते हैं? जब लगता है कुछ कमी है, यानी कि जो काम हो रहा है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसीलिए फिर संशोधन हुआ, और यह संशोधन सन 1990 में सरकार ने कर दिया, और इसे कहा जाता है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। सरकार ने इसमें क्या नई चीजें करी, अभी नई चीजें समझ लेते हैं। तो सरकार ने क्या करा, सरकार परेशान हो गई कि भाई यहाँ भी शुरू में 2 चलाए, अब यहाँ भी 2 ही चलते हुए आ रहे हैं संशोधन करने के बावजूद भी। तो सरकार ने क्या करा, अब 1990 में सब चीजों को एक कर दिया। वैसे हम कहते हैं कि यूनिटी सब चीजों के लिए अच्छी होती है, हर जगह यूनिटी होनी चाहिए। सरकार ने क्या करा, जो ये आयुक्त वाला काम था और जो ये आयोग चल रहा था, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, और मिला जुला के सन 1990 में एक नई चीज सामने आई। उस नई चीज का नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एकल राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था यहाँ कर दी, यानी कि अब सारी जिम्मेदारी एक ही संस्था पर है, एक ही आयोग पर है, इन दोनों वर्गों को देखने के लिए। यानी कि एससी और एसटी से जुड़े हुए जो भी काम होंगे, अब सारे के सारे काम कौन संभालेगा? अकेली यही आयोग संभालेगी। और इस आयोग के अंदर एक नया परिवर्तन यह भी कर दिया गया, जहां पहले यह आयोग बहुसदस्यीय ही हुआ करती थी और यह आयुक्त अकेला हुआ करता था, यह इन्होंने अब जो राष्ट्रीय आयोग बनाया, यह राष्ट्रीय आयोग बनाया इन्होंने बहुसदस्यीय, यानी कि एससी और एसटी के विकास के लिए जो भी काम होंगे उनकी देखरेख के लिए, या उनसे जुड़े जो मामले होंगे उनकी जांच करने के लिए एक आयोग बना दी। आयोग बहुसदस्यीय ही है और उसका नाम क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह कहानी हो गई सन 1990 तक की, यानी कि जब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकार ने पारित किया था और ये चीजें अप्लाई कर दी थी। सन 1990 में वैसे ये पास तो हो गया था और संविधान संशोधन बन भी गया था, लेकिन यह इंप्लीमेंट में कब से आया? तो सन 1992 से यह इंप्लीमेंट हुआ था, यानी कि 2 साल तक चीजें अभी भी अटकी रही थी। 1992 से ये पूरी तरह से लागू माना जाता है। अब क्या हुआ, चीजें धीरे धीरे अब और बदली। अब सरकार अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी लग रहा है कुछ कमी है। कमी क्या है? कमी अभी भी सिर्फ एक ही है, सब चीजें ठीक है। कमी एक यह है कि 2 वर्गों के लिए, समाज के 2 पहलुओं के लिए, जो दोनों ही बहुत ज्यादा अलग है। एक तरफ जहां अनुसूचित जाति का वर्ग है वह सामान्य समाज के साथ में रहता है, वहीं एक दूसरा आयोग है अनुसूचित जनजाति, जो अलग ही जंगलों में रहते हैं, उनकी अलग ही संस्कृति है, अलग ही प्रकृति है, अलग ही रीति रिवाज है उनके। तो जब दोनों ही चीजें अलग हैं तो उनके लिए एक आयोग कैसे हो सकता है? यहाँ पे यह बहुत बड़ी समस्या उठी, तो इसको भी संशोधित किया गया। इसका संशोधन कब हुआ? सन 2003 में। तो सन 2003 में इसके लिए संशोधन पेश किया, और यह संशोधन था 89वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। अब 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वास्तव में जो मेन काम होना चाहिए था वो मेन काम अब यहाँ होगा। यहाँ पर एससी और एसटी के लिए दोनों ही अलग अलग आयोग बना दिए गए, यानी कि एक आयोग बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरा आयोग बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइबल्स। 2 आयोग हो गए, अब दोनों काम अपना अपना संभालेंगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया, यानी कि पहले जो ये था यह संविधान के अनुच्छेद 338 में था, तो इसको 338 से अलग नहीं किया गया। जो एससी वाला आयोग था, एससी वाले आयोग को अनुच्छेद 338 दे दिया गया, वहीं एसटी को उससे अलग करा था, तो इसलिए एसटी के लिए नए प्रावधान जोड़े गए, और एसटी वाला जो यह आयोग है इसको जगह दी गई संविधान के अनुच्छेद 338 ए के अंदर। तो अब दोनों आयोग हैं, वैसे पार्ट तो एक ही है 338, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने डिवाइड कर दिया, 338 में एससी और 338 ए में एसटी। तो यह मुख्य काम जो था वह सन 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो दोनों आयोग बने, यह दोनों ही आयोग बहुसदस्यीय आयोग थे, यानी कि दोनों की जो बॉडी रहेगी वो सेम बॉडी रहेगी। सेम बॉडी किस प्रकार से है? दोनों ही आयोगों के अंदर 5-5 सदस्य होंगे। 5-5 सदस्य किस प्रकार से होंगे? हर आयोग के अंदर एक अध्यक्ष बनेगा और एक बनेगा उपाध्यक्ष। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य इन बॉडीज के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो सबको नियुक्त करने की जिम्मेदारी तो राष्ट्रपति को बनेगी, जो अध्यक्ष बनेगा, जो उपाध्यक्ष बनेगा और जो अन्य सदस्य होंगे, सभी की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के ऊपर है कि जी किसको बनाना है। तो अब तक की जो यह कहानी थी, यह पूरी की पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। इसके सदस्य होते हैं, उनको सामान्य तौर पे वैसे तो 3 वर्षों के लिए ही नियुक्त किया जाता है, बाकी सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। वहीं इनका जो कार्यकाल रहेगा या इनके वेतन भत्ते क्या क्या होंगे, इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी, इन सभी का ध्यान भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही रखा जाता है। यह सारी बात थी इसकी हिस्ट्री की, कि किस प्रकार से धीरे धीरे यह आयोग परिवर्तित होता गया, और अंत में यानी कि सन 2003 में आने के बाद
एक आयुक्त से जो कहानी शुरू हुई थी, यानी कि कहानी एक आयुक्त से शुरू हुई थी, अंत में सन 2003 में आकर के यह कहानी दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग पर खत्म हुई। तो इस तरह से चीजें हुई। जो ये 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, यह हो तो 2003 में गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट में कब से आया था? तो ये इम्प्लीमेंट में आया था सन 2004 से, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया था। तो यह सारी बात थी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी हिस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और अच्छी भी है। प्रश्न आ सकता है, पूरी संभावनाएं हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयार रखना इसको जरूरी है। अब हम यह समझते हैं कि आयोग बनाया तो, लेकिन आयोग बनाया किस लिए, इसके मुख्य काम क्या है, क्यों बना रहे हैं इन चीज को? जाहिर सी बात, सरकार ने बनाया तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो रहे होंगे इसके। तो वास्तव में वो उद्देश्य क्या है, हमें वो उद्देश्य अब समझने हैं। तो वह सभी उद्देश्य कार्यों में शामिल है। पहले समझते हैं एससी संवैधानिक संरक्षण की जांच करना, यानी कि एससी यानी कि अनुसूचित जातियों के जो लोग होंगे, उनके संवैधानिक संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी अगर मामला है और वह मामला इस आयोग के अंदर जाता है, तो उसके बाद इस आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के तहत उन मामलों की जांच करे और यह देखे कि मामले कहां तक सत्य हैं या असत्य हैं, उसकी जांच करे और अंतिम अपना फैसला दे। यह जिम्मेदारी इसी आयोग की है। तो यानी कि जैसे कि हम जानते हैं, आयोग मुख्य रूप से काम किसके लिए करेगा? अनुसूचित जातियों के लिए काम करेगा। तो अनुसूचित जातियों से जुड़े हुए जो भी चीजें होंगी वो सभी इसी आयोग को सौंपी जाएंगी। वहीं हम आगे समझ लेते हैं अन्य चीज क्या होने वाली है। हितों का उल्लंघन होने की स्थिति में भी सारे काम इसके, अगर किसी भी अनुसूचित जाति से जुड़े हुए व्यक्ति के हितों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह मामला अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग में जाएगा। उसके बाद उसके सदस्य होंगे या फिर ये कोई समिति बनाएंगे, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि वह पूरे के पूरे मामले की जांच करे, निरीक्षण करे, अंतिम अपना फैसला सुनाए। और साथ ही साथ अगला मामला समझ लेते हैं। अगले मामला क्या है? अगर कभी भी सरकार अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की कोई पॉलिसी बना रही है, कोई नीति बना रही है या कोई स्पेशल योजना लाने की तैयारी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में इस आयोग के जो सदस्य होंगे उनको बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, जी आप अपना विचार प्रस्तुत करें, अपनी सिफारिशें दें कि आप वास्तव में क्या क्या चीजें नई शामिल करना चाहते हैं व्यवस्था में। यानी कि अगर कभी भी सरकार अनुसूचित जातियों को लेकर के कोई योजना ला रही है, तो ऐसी स्थिति में इस आयोग के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वह उस आयोग उस मीटिंग के अंदर उपस्थित हो और अपने विचार दे तथा अपनी सिफारिशों को आगे रखें, ताकि सरकार कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट कर सके और उनको लागू करे, उनको व्यवस्था में ला सके, ताकि जो लोग हैं अनुसूचित जातियों के उनका विकास हो सके। वहीं एक काम इसका प्रतिवेदन को लेकर के भी है, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए यह जो राष्ट्रीय आयोग है, यह पूरे साल में क्या क्या काम करता है। तो पूरे साल में यह जो भी काम करेगा, तो जाहिर सी बात है जो कोई काम करता है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि हमने क्या क्या करा। तो ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में कहीं ना कहीं अच्छी बातें बताई जाएंगी, कहीं ना कहीं कमियां बताई जाएंगी, कहीं ना कहीं कुछ सिफारिशें भी होंगी। तो वह पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि यह आयोग उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपे और आगे के जो फैसला होगा फिर वो राष्ट्रपति लेता है। कैसे लेता है वो भी हम अभी आगे समझेंगे। वहीं अगली बात है सरकार के कार्यों की समीक्षा और सिफारिश। जैसे कि हम जानते हैं हमारी संसद है, सरकार भी वही है, तो सारे काम वही करते हैं पूरे पूरे साल भर। तो वह उन लोगों ने अनुसूचित जातियों के लिए क्या क्या काम करा, कैसे कैसे काम करे और क्या क्या नई चीजें होनी चाहिए। तो सरकार के सभी कार्यों की समीक्षा करने का मतलब समीक्षा होती है पूरी तरह से, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ और वास्तव में क्या होना चाहिए, ये सभी बातें किसमें बताई जाएगी? समीक्षा के अंदर बताई जाएगी। तो सर यहाँ पे यह आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के किए हुए कार्यों की समीक्षा करे। अगर लगता है कुछ नई चीज होनी चाहिए या कुछ कमी है तो उसके लिए सिफारिश करे। अगर कुछ कमी है तो उसको बताई जाए कि इसको सुधारा जाए, कुछ गलत हो रहा तो बताया जाए कि इसको व्यवस्था से हटाया जाए, इसकी जगह पे कुछ नया किया जाए। तो यह जिम्मेदारी भी इस आयोग के ऊपर आ जाती है। साथ ही साथ इस आयोग के ऊपर एक अलग जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी यह है कि अगर कभी भी देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों से जुड़ा हुआ कोई भी मामला इस आयोग के विचार के लिए लाता है, तो ऐसी स्थिति में इस आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रस्ताव पर या उस विषय पर विचार करे और अपनी सलाह देश के राष्ट्रपति को सौंपे। तो यह सारे के सारे इसके मुख्य काम है और यही काम इसे हमेशा करने होते हैं और इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। अगली बात है आयोग के प्रतिवेदन को लेकर के। जैसे कि हम जानते हैं भाई आयोग है, काम कर रहा है, 5 सदस्य हैं इसके अंदर, तो काम करेंगे ये। तो अब ये क्या करेंगे? अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इनकी ऊपर मुख्य जिम्मेदारी यह है कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करो, राष्ट्रपति को दो, या फिर अगर कभी बीच में राष्ट्रपति किसी विशेष रिपोर्ट को मांगता है या किसी मामले जुड़ी रिपोर्ट मांगता है, तो वहां भी इनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यह वह रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को सौंपे। उसके बाद अब देश के राष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी बनती है वो समझते हैं। तो यहाँ देश के राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी है कि उस रिपोर्ट को देश की संसद में प्रस्तुत करवाए और अगर वह रिपोर्ट किसी राज्य विशेष से संबंधित है तो उसके बाद वह रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को दी जाएगी और राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि यह अपने राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करवाए। तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी हो गई? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी सारे काम करवाने की, संसद में प्रस्तुत करवाना। अगर राज्य संबंधित है तो राज्यपाल को दो, फिर राज्यपाल उसको विधानमंडल में पेश करवाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा
तो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों ही जगह पर इस रिपोर्ट को देखा जाएगा। तो इस रिपोर्ट में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिफारिशें दी हुई होंगी, तो संसद और राज्य का विधानमंडल उन सिफारिशों को देखेगा किस किस प्रकार की सिफारिश दी गई हैं। वहीं उनकी वैसे तो ऐसा यह आयोग कोशिश करता है कि उन सिफारिशों को मान लिया। जाहिर सी बात है, हर सबकी प्रकृति यह है, वह इंसान और संस्था अगर किसी को कुछ कहते हैं तो उनकी कोशिश यह होती है कि सामने वाला मान ले। लेकिन अगर वह मान लेते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी भी विधानमंडल या देश की संसद उन सभी चीजों को नहीं मानती तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो उनको मना कर देते हैं, सिफारिशें नकार दी गई। जब सिफारिशें नकारी जाएंगी तो ऐसी स्थिति में हर एक सिफारिश को नकारने के रीजन भी बताएंगे कि हम किस किस सिफारिश को किस किस कारण से लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे प्रतिवेदन का कार्य आगे चलता है, फिर ये वापस से दोबारा घूम फिर के राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन पहुंच जाता है। संसद से ही पहुंचेगा, वहीं विधानमंडल से वापस फिर राज्यपाल, राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास। तो इस तरह से काम चलता है प्रतिवेदन के अंदर। अगली बात समझ लेते हैं आयोग की विशेष शक्ति है। यह एक आयोग है तो इस आयोग को एक विशेष शक्ति दी गई है। वह विशेष शक्ति यह है कि अगर कभी भी कोई ऐसा मामला उठता है, यानी कि संवैधानिक अनुसूचित जातियों के संवैधानिक हितों को हानि पहुंचती है, इनके हितों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो मामले होते हैं वह सभी मामले इस आयोग के तहत लाए जाते हैं। अगर कभी भी कोई मामला ऐसा इस आयोग के तहत लाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस आयोग को संविधान के द्वारा दीवानी शक्तियां दी हुई हैं। दीवानी शक्तियां क्या होती है? दीवानी शक्तियां कोर्ट के पास होती हैं। अगर कोर्ट कभी भी किसी पैसे से जुड़े हुए मामले को समाधान करता है, उसका सॉर्ट आउट करता है, फैसला सुनाता है, तो वह मामला दीवानी मामला कहलाता है। तो अगर पैसे जुड़ा हुआ मामले के पास मामले में जो शक्तियां न्यायालय के पास होती है, अब वही शक्तियां यहाँ पर इस आयोग को प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में अभी आयोग क्या करेगा यह भी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस आयोग के पास शक्ति होती है कि भाई जो मामला उस मामले की पूरी तरह से जांच करे। जांच करने के लिए जो भी कर सकता है इस आयोग को पूरी छूट है, आप सब करो। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया देश से किसी भी व्यक्ति को बुलाना है या कहीं से कोई भी सबूत मंगवाना है, तो ऐसी स्थिति में यह आयोग आदेश कर सकता है और वह सबूत या वह व्यक्ति आयोग के जो पे कोर्ट जहां पैरवी चल रही होगी, जहां मामला चल रहा होगा, वहां पे उपस्थित होगा। इसके पास यह भी अधिकार है कि यह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी भी हिस्टोरिक फैसले को अपने पास मंगा सकता है अपने फैसला देने के लिए। इसको यह भी अधिकार है कि यह मामला अपने हिसाब से कैसे भी हैंडल कर सकता है और कभी भी किसी भी तरह के निर्णय को ऊपर ले सकता है और अंतिम फैसला इसी का होता है। तो इस प्रकार कोई भी मामला आएगा तो ऐसी स्थिति में इस आयोग के पास दीवानी शक्तियां आ जाएंगी, और जब दीवानी शक्ति आ गई तो उस समय किसी को बुला सकता है, मामला किसी भी तरह जांच कर सकता है, किसी भी रिपोर्ट को मंगा सकता है। वहीं कोई ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का तो उसे भी अपने पास मंगा सकता है फैसले देने के लिए। तो इस प्रकार से यह सारी चीजें जो हैं इस आयोग की शक्तियां हैं प्रतिवेदन के मामले में, और ये अन्य अंत में दीवानी न्यायालय के रूप में। तो ये ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा टॉपिक काफी अच्छे समझ में आया होगा। और तो ऐसी ही अलग अलग वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो भाई, बेल आइकन भी दबाओ, साथ में आपको नोटिफिकेशन भी आएंगी तो आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। और साथ साथ में इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो, और इस वीडियो को हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस को हमारे चैनल पर लगातार देखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।